हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम वर्ल्ड में। मैं हूं श्रीकांत और आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार दरोगा प्रीलिम्स के लिए। ठीक है, बिहार दरोगा प्रीलिम्स का ये हम लोग सेट नंबर 4 पढ़ेंगे। ये एडिटोरियल बुक से लिया गया है। ठीक है, 100 प्रश्न होंगे, 200 मार्क्स का क्वेश्चंस होगा आपको एग्जाम में। काफी इंपॉर्टेंट है, चौथा सेट है। कुल 15 सेट दिए गए हैं। ठीक है, इस चौथा सेट है। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला है कि पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने कब सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका? तो देखिए, ये सेंट्रल लेजिस्लेटिव में बम फेंका गया था 8 अप्रैल 1929 को। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 8 अप्रैल 1929 को। बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने बम फेंका था और उस समय सेंट्रल असेंबली के जो अध्यक्ष थे वो थे विट्ठल भाई पटेल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। तो नेक्स्ट है प्रार्थना समाज की स्थापना किनके सहयोग से की गई थी? प्रार्थना समाज की स्थापना जो है इनमें से सभी के सहयोग से की गई थी, इसलिए ऑप्शन नंबर डी होगा सही। प्रार्थना समाज जो है इसका जो स्थापना हुआ था वो हुआ था 1867 में, 1867 में केशव चंद्र सेन के सहयोग से आत्माराम पांडुरंग ने किया था। ठीक है, और इसकी स्थापना में एमजे रनाडे और देवेंद्र नाथ ठाकुर भी शामिल थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है किस मुगल शासक के शासनकाल में संगीत पर पाबंदी लगा दी गई थी? ठीक है, संगीत पर पाबंदी लगाई गई थी किसके शासनकाल में? तो इसका सही उत्तर देखा जाए तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी, औरंगजेब के शासनकाल में। औरंगजेब का शासनकाल जो था वो आपको था 1658 से लेकर 1707 तक। ठीक है, 1658 से 1707 तक ये औरंगजेब का शासनकाल था और इसने अपने दरबार में संगीत पर पाबंदी लगा दी थी और संगीतकारों को, जो संगीतज्ञ थे, उनको अवकाश दे दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है लाल किला। लाल किला स्थित हीरा महल किसके द्वारा बनवाया गया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर के द्वारा बनवाया गया था हीरा महल। ठीक है, और बहादुर शाह जफर का अगर हम लोग कार्यकाल देखें तो ये था आपको 1837 से 1857 तक। 1837 से 1857 तक 20 वर्ष का बहादुर शाह जफर का कार्यकाल था। लाल किला स्थित जो हीरा महल है उसको बहादुर शाह जफर के द्वारा बनवाया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में लड़ा गया? तो ये जो है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध वो लड़ा गया था वॉरेन हेस्टिंग के कार्यकाल में। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग। और ये जो इसका युद्ध जो हुआ था, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था वो हुआ था आपको 1780 से 84 के बीच। ठीक है, और इस युद्ध के समय में गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग। का द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कहाँ हुआ था? तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वो मैंगलोर की संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। ठीक है, कैसे समाप्त हुआ था? मैंगलोर की संधि के द्वारा। नेक्स्ट है मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ की गई थी? इसका स्थापना किया गया था ढाका में। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ढाका में। आप लोग वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों को कितना सही हो रहा है खुद से। ठीक है, चलिए इसका उत्तर होगा ढाका में हुआ था। आगा खां और सलीम उल्लाह खान के द्वारा हुआ था, 1906 में हुआ था। ठीक है, 1906 में हुआ था। किसके द्वारा? तो आगा खां और सलीम उल्लाह खान। मुस्लिम लीग के स्थापना हुआ था ढाका में, जो कि बांग्लादेश में भी है। और इस लीग के स्थापना के समय में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड मिंटो द्वितीय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखा जाए। नेक्स्ट है किसने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह कहकर संबोधित किया था? तो राष्ट्रीय विद्रोह कहकर संबोधित किया था डिजरायली ने। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, डिजरायली ने 1857 के विद्रोह को, ठीक है, राष्ट्रीय विद्रोह कहकर किया था संबोधित डिजरायली ने। और वीडी सावरकर ने इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। ठीक है, सावरकर जी ने कहा था प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ताना भगत। ताना भगत और अली मुस्लियार जो है ये सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि देखा जाए तो ताना भगत जो है
ये विद्रोह हुआ था, आपको विद्रोह है ये 1914 में हुआ था, जो कि वर्तमान में भी झारखंड में है, उस समय बिहार में था। ठीक है? और इसका जो नेतृत्व किया था वो अली मुसलियर ने नहीं, बल्कि जतरा भगत ने किया था। ठीक है? जतरा भगत, जतरा भगत ने किया था। ठीक है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए, नेक्स्ट देखा जाए। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता के मेहरगढ़ से किस प्रकार के घरों के अवशेष प्राप्त होते हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, वर्गाकार एवं आयताकार। ठीक है, मेहरगढ़ की खोज कब हुई थी? मेहरगढ़ की जो खोज हुई थी, ये हुई थी 1974 में। 1974 में किसने किया था? तो जिन फ्रेंकोइस ने। ठीक है, जिन फ्रेंकोइस ने इसका खोज किया था। और इसके बारे में कहा जाए, ठीक है, जिन फ्रेंकोइस ने इसकी खोज किया था, जिन फ्रेंकोइस, और साथ में ये थे क्या, कैथरीन जागिरे ने खोज की थी। और यहाँ पे वर्गाकार और आयताकार दोनों प्रकार के घरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ से जानवरों की हड्डियां भी प्रमाण के रूप में प्राप्त हुई हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है वैदिक सिद्धांत के अनुसार निम्न में कौन गलत है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्राह्मण की उत्पत्ति पुरुष के कानों से हुई। ये गलत है। ठीक है, ब्राह्मण की उत्पत्ति जो पुरुष के कानों से हुई, ये गलत है, क्योंकि वैदिक सिद्धांत के अनुसार कहा जाए तो ब्राह्मण या फिर पुजारी की जो उत्पत्ति हुई थी वो पुरुष के मुख से हुई थी। क्षत्रिय की उत्पत्ति उत्पत्ति हुई थी कहाँ से? तो पुरुष की भुजाओं से। और वैश्य की उत्पत्ति हुई थी जांघों से। शूद्र की उत्पत्ति हुई थी पैरों से। ठीक है, इसलिए यहाँ ब्राह्मण की उत्पत्ति पुरुष के कानों से नहीं बल्कि मुख से हुई थी। चलिए नेक्स्ट देखा जाए। नेक्स्ट है कि अशोक ने अपने क्षेत्रों में सामाजिक समस्याओं को हल करने हेतु किसे नियुक्त किया था? ये नियुक्त किया था धम्म महापात्र को। धम्म महामात्र को नियुक्त किया गया था। सम्राट अशोक ने अपने क्षेत्रों में सामाजिक समस्याओं को हल करने के उद्देश्य से प्रत्येक क्षेत्र में धम्म महामात्र की नियुक्ति की थी। और अशोक के समय से सम्हारता राजस्व से संबंधित जो अधिकारी होते थे ये, ठीक है, किसके अधिकारी होते थे? सम्हारता राजस्व के अधिकारी। चलिए नेक्स्ट है, हाल के दिनों में चर्चा में रहा सेंगोल भारत के किस प्राचीन साम्राज्य से जुड़ा है? सेंगोल, जो आपको सेंगोल रहा अभी चर्चा में, जो नया संसद भवन बना है वहां सेंगोल रखा गया है। ठीक है, और ये जो प्राचीन साम्राज्य से जुड़ा है तो ये उसका सही उत्तर होगा चोल वंश से जुड़ा है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सेंगोल एक प्रतीक है जो कि चोल वंश से संबंधित है। और ये जो सेंगोल है वो आपको शक्ति और अधिकार के अवतार का प्रतीक है। ठीक है, चोल वंश में जब होता था कि सत्ता का हस्तांतरण होता था तो इसी सेंगोल के माध्यम से ही होता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखा जाए। नेक्स्ट है ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो के द्वारा किस राज्य का विलय किया गया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद का विलय किया गया था। ठीक है, ऑपरेशन पोलो कब चलाया गया था? तो ये 1948 में चलाया गया था ऑपरेशन पोलो। ठीक है, और हैदराबाद को भारत में मिलाने का उद्देश्य था इसका। और ये एक सैन्य अभियान था जिसमें भारतीय सशस्त्र बलों ने निजाम शासित रियासत और आक्रमण कर इसे भारतीय संघ में मिला लिया था। ठीक है, नेक्स्ट है स्वाली का युद्ध अंग्रेजों एवं किसके मध्य हुआ था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पुर्तगाल। ठीक है, स्वाली का युद्ध जब हुआ था, स्वाली का युद्ध कब हुआ था? पहले तो ये हुआ था आपको 1612 में हुआ था ये युद्ध। और ये युद्ध जो है अंग्रेज और पुर्तगालियों के बीच हुआ था। और ये एक नौसैनिक युद्ध था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखा जाए। नेक्स्ट है जलियांवाला बाग हत्याकांड के प्रभाव के रूप में निम्न में से कौन सी घटना घटित हुई थी? इसका उत्तर होगा हंटर आयोग का गठन। ठीक है, हंटर आयोग का गठन हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये सबको पता है कि 13 अप्रैल को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को, 1919 को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग, जो कि अमृतसर में है, अमृतसर के पास है। ठीक है, और ये एक ब्रिटिश नरसंहार था जिसमें लगभग आपको 1600 लोग मारे गए थे। इसकी जांच के लिए हंटर आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखा जाए। नेक्स्ट है निम्नलिखित युगों में कौन सही सुमेलित नहीं है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी मूसी। ठीक है, ये सही सुमेलित नहीं है।
जो सहायक नदी का नाम दिया गया है। अब गोदावरी का जो सहायक नदी है वो मूसी नहीं है, ठीक है, उसका है आपको पेनगंगा, पेनगंगा है। फिर आपको इंद्रावती है, ठीक है, इंद्रावती। और साथ में आपको प्राणहिता, मंजीरा, पूर्णा और वर्धा, ये गोदावरी की सहायक नदियां हैं, ठीक है। महानदी में मांद, मांद है। साथ में अगर इसके साथ कहा जाए तो और भी हैं, जैसे ब्राह्मणी, वैतरणी, ये सब महानदी की सहायक नदियां हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखा जाए। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव नहीं है? तो ये है डी, ऋतु परिवर्तन। पृथ्वी के घूर्णन से ऋतु परिवर्तन नहीं, प्रभाव नहीं है, क्योंकि पृथ्वी जो है सदैव अपनी अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती रहती है, जिसे पृथ्वी का घूर्णन या फिर उसे परिभ्रमण कहते हैं, ठीक है। और इसके कारण दिन रात होना, पवनों का विक्षेपण, फिर कोरियोलिस बल की उत्पत्ति होती है, और ऋतु परिवर्तन जो है, ऋतु परिवर्तन पृथ्वी के परिक्रमण के कारण होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखा जाए। नेक्स्ट है खमसीन। खमसीन निम्नलिखित में से किस देश की स्थानीय पवन है? तो खमसीन जो है वो मिस्र की स्थानीय पवन है, ऑप्शन नंबर बी मिस्र, ठीक है, स्थानीय पवन। अब अर्जेंटीना का देखा जाए तो अर्जेंटीना का जो स्थानीय पवन है वो है जोंडा, ठीक है, स्थानीय पवन है जोंडा। फिर आपको अमेरिका का जो स्थानीय पवन है वो हो गया आपको चिनूक। फिर न्यूजीलैंड का जो है आपको हो जाएगा नॉर्वेस्टर्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखा जाए। विश्व वन क्षेत्र में किस एक का फैलाव की प्रतिशतता सर्वाधिक है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, शीतोष्ण शंकुधारी वन का, ठीक है, शीतोष्ण शंकुधारी वन का फैलाव, ठीक है, की प्रतिशतता सर्वाधिक है, ठीक है। वर्तमान में शीतोष्ण शंकुधारी वन का फैलाव जो है वो विश्व में सर्वाधिक है। ये वन जो है मुख्यतः आपको उच्च अक्षांश पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखा जाए तो कश्मीर घाटी किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बृहत हिमालय व पीर पंजाल, ठीक है, बृहत हिमालय या और पीर पंजाल, कश्मीर घाटी इन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य है। चलिए नेक्स्ट देखा जाए। नेक्स्ट है निम्नलिखित पर्वतीय दर्रों का सही पश्चिम से पूर्व क्रम में पहचानिए, ठीक है, पश्चिम से पूर्व क्रम में पहचानना है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 4 2 3, मतलब सिपकिला, लिपुलेख, नाथुला और बोमडिला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखा जाए। नेक्स्ट है 10 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसे पृथक करता है? तो 10 डिग्री चैनल जो है वो अंडमान को निकोबार से पृथक करता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अंडमान द्वीप समूह यानी लघु अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप समूह यानी कार निकोबार द्वीप से अलग करता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति ऋतु प्रवास किया करते हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, भूटिया। भूटिया जनजाति आपको सिक्किम में पाए जाएंगे और ये ऋतु प्रवास किया करते थे। इस जनजाति के लोग मूलतः ऊंचे पहाड़ों के पशुपालक होते हैं। इन्हें लाचेनपस या फिर लाचुंगस के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखा जाए। नेक्स्ट है आम वर्षा। आम्र वर्षा संबंधित है, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, आम की फसल से, ठीक है। आम आम्र वर्षा जो है वो कर्नाटक और केरल में होने वाली मानसून पूर्व वर्षा फुहार है, जो कि आम की फसल के लिए अत्यधिक लाभकारी होती है। और ये वर्षा जो है बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न तूफानों के फलस्वरूप अप्रैल माह में होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखा जाए तो भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी फसल उगाई जाती है? तो भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए उड़द फसल उगाई जाती है। उड़द का दाल जो है, ठीक है, उपयुक्त फसलों में से भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए उड़द की फसल उगाई जाती है। कभी कभी इसकी हरी खाद के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखा जाए। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सकल घरेलू उत्पाद में शामिल है?
सकल घरेलू उत्पाद में कौन शामिल है ये बताना है। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अंतिम वस्तु की बिक्री। अंतिम वस्तु की बिक्री जो है वो सकल घरेलू उत्पाद में शामिल है। ठीक है। जीडीपी अंतिम वस्तु एवं सेवाओं की मौद्रिक मूल्य को मापता है। चलिए नेक्स्ट देखा जाए। नेक्स्ट है पूर्ति। पूर्ति स्वयं अपनी मांग उत्पन्न करती है, ये नियम संबंधित है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जेबीसे का बाजार नियम से। ठीक है, जेबीसे का बाजार नियम से पूर्ति स्वयं अपनी मांग उत्पन्न करती है। ठीक है, और ये नियम वस्तु विनियम और मुद्रा विनियम दोनों पर लागू होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखा जाए। तो खुसरो खुसरो समिति का संबंध किससे है? खुसरो समिति का संबंध है कृषि साख से। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, कृषि साख से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखा जाए। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक का साख नियंत्रण के तरीकों में कौन शामिल है? तो ये सही सभी शामिल है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा साख पर नियंत्रण निम्न तरीकों से किया जाता है। बैंक दर नीति द्वारा, फिर आपको खुले बाजार की क्रिया द्वारा, फिर है तरलता तरलता संबंधित क्रिया, फिर है चयनात्मक साख नियंत्रण नीति द्वारा। ठीक है, ये सभी होगा। नेक्स्ट है गरीबी रेखा के नियंत्रण से संबंधित लकड़वाला समिति ने अपनी रिपोर्ट कब प्रकाशित की थी? तो इसने किया था अपना रिपोर्ट 1993 में प्रकाशित। ठीक है, 1993 में प्रकाशित हुआ था। और ये योजना आयोग द्वारा जो है गरीबी के मापन हेतु 1989 में डीटी लकड़वाला की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया था और ये अपना रिपोर्ट 1993 में दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखा जाए। नेक्स्ट है अधिकार परीक्षा उच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अधिकार परीक्षा उच्च न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। ठीक है, और बंदी प्रत्यक्षीकरण परमादेश आदि इसी क्षेत्राधिकार के अंतर आते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखा जाए। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, उपराष्ट्रपति को मतदान का अधिकार प्राप्त है, ये सही नहीं है। ठीक है, संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित जो प्रावधान है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, इसलिए उसे मतदान का अधिकार प्राप्त नहीं है। ठीक है, परंतु सभापति के रूप में निर्णायक मत देने का अधिकार है उसे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखा जाए। नेक्स्ट है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत धन का समान वितरण किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 39 के ख में वर्णित है। ठीक है, 39 के ख में राज्य अपनी नीति का क्रियान्वयन इस प्रकार करेगा कि जिससे भौतिक संसाधनों पर स्वामित्व और नियंत्रण का बंटवारा उचित तरीके से हो, जिससे सभी समूह के हितों का सर्वोच्च रूप से ध्यान रखा जा सके। ठीक है, और वहीं 39 ग में अगर देखा जाए तो इसमें आर्थिक व्यवस्था के अंतर्गत धन और उत्पादन के साधनों का जनसाधारण के विरुद्ध संकेंद्रण ना हो, ये दिया गया है। ठीक है, फिर अनुच्छेद 39 के घ में अगर देखें, ठीक है, तो ये राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत है अनुच्छेद 39 के घ में, और इसके अंतर्गत क्या है कि समान कार्य के लिए समान वेतन का उल्लेख है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखा जाए। तो नेक्स्ट है भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार भारतीय नागरिकता को कितने तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, 5 तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है। जैसे आपको जन्म से, वंश परंपरा द्वारा, देशीयकरण द्वारा, पंजीकरण द्वारा या भूमि विस्तार द्वारा। ठीक है, ये 5 तरीके हैं नागरिकता प्राप्त करने के। चलिए नेक्स्ट देखा जाए। नेक्स्ट है संघ एवं राज्य के बीच शक्ति विभाजन का अवधारणा किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया है कनाडा से, ऑप्शन नंबर ए, कनाडा के संविधान से लिया गया है। निम्नलिखित प्रावधानों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। जो जो शामिल किया गया उसके बारे में अगर हम लोग देखें तो संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियां,
फिर राज्यपाल की नियुक्ति प्रक्रिया और सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन, ये सब जो है कनाडा से लिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट देखा जाए तो श्रमिक संघ एवं फौजदारी किस सूची का विषय है? श्रमिक संघ और फौजदारी जो है वो समवर्ती सूची का विषय है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, समवर्ती सूची। ठीक है, समवर्ती सूची के अंतर्गत मूल संविधान में 47 विषय थे, अभी 52 हो गया है। समवर्ती सूची में पहले सब मूल मूल में कितना था? तो मूल में था 47 और अभी कितना है? तो अभी है 52। ठीक है, विषय हैं। और इस सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार जो है वो केंद्र और राज्य दोनों सरकार को है। जैसे कि आपको विवाह, तलाक, वन, ये सब जो है आपको समवर्ती सूची में आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखा जाए। नेक्स्ट है किस अनुच्छेद के तहत भारत के महान्यायवादी को वोट देने का अधिकार नहीं है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 88। ठीक है, महान्यायवादी को वोट देने का अधिकार नहीं है, तो यह है अनुच्छेद 88 के तहत। महान्यायवादी भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। ये किसी भी सदन का सदस्य न होते हुए भी वह सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है, परंतु वह मत का प्रयोग अनुच्छेद 1988 के अनुसार नहीं कर सकता है। ठीक है, सॉरी, अनुच्छेद 88 के तहत, 1988 नहीं बल्कि अनुच्छेद 88 के तहत ये जो है अपने मत का प्रयोग जो है वो नहीं कर सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखा जाए तो लोकसभा अध्यक्ष को शपथ निम्नलिखित में से कौन दिलाता है? तो इनमें से कोई नहीं दिलाता है। ठीक है, लोकसभा का अध्यक्ष को शपथ इनमें से कोई नहीं दिलाता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 93 में कहा गया है कि लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का उल्लेख किया गया है, जिसमें लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ लेते हैं, ना कि अध्यक्ष के रूप में। ठीक है, वो लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ लेते हैं, ना कि अध्यक्ष के रूप में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखा जाए। नेक्स्ट है कि वर्तमान में केंद्रीय निर्वाचन आयोग में अध्यक्ष सहित सदस्यों की संख्या कितनी है? तो कुल 3 है। ठीक है, 3 है, 3 सदस्य। इनमें से वर्तमान में कहा जाए तो एक अध्यक्ष होते हैं और 2 अन्य सदस्य शामिल हैं। चलिए नेक्स्ट देखा जाए। नेक्स्ट है भारतीय राज्य व्यवस्था में भारत के विभिन्न पदाधिकारियों का कौन सा वरीयता क्रम गलत है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसका सही जो क्रम होगा वो होगा राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति, फिर आपको हो जाएगा उपराष्ट्रपति, फिर आपको हो जाएगा प्रधानमंत्री, फिर आपको हो जाएगा राज्यों के राज्यपाल, राज्यों के राज्यपाल, फिर आपको हो जाएगा भूतपूर्व राष्ट्रपति। ठीक है, भूतपूर्व राष्ट्रपति, फिर आपको हो जाएगा मुख्य न्यायाधीश और कैबिनेट मंत्री। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखा जाए। नेक्स्ट है येलो बुक। येलो बुक किस देश की सरकारी दस्तावेज है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस। फ्रांस का सरकारी दस्तावेज है। कुछ अन्य देशों के भी सरकारी दस्तावेज जैसे कहा जाए तो ग्रीन बुक, ग्रीन बुक आपको इटली का है। इटली और ईरान का जो है वो आपको ग्रीन बुक होता है। ठीक है, फिर आपको नीदरलैंड का देखा जाए तो ऑरेंज बुक है। फिर आपको बेल्जियम और जापान का देखा जाए तो ग्रे बुक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखा जाए तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के समय कितने देशों के प्रतिनिधियों ने अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर किए थे? तो किए थे कुल 50 प्रतिनिधियों ने, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 50। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना हुई थी संयुक्त राष्ट्र संघ की। ठीक है, और इसमें 26 जून को स्थापना से संबंधित अधिकार पत्र पर 50 देशों के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किया था। अब बाद में पोलैंड हस्ताक्षर कर इस संघ का 51वां सदस्य बना था। ठीक है, 51वां सदस्य कौन बना था? पोलैंड। चलिए नेक्स्ट देखा जाए। नेक्स्ट है कि वायुसेना के पश्चिमी कमांड का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में। भारतीय वायुसेना का 7 कमांड में विभाजित किया गया है, जिसमें पश्चिमी कमांड का मुख्यालय नई दिल्ली,
और पूर्वी कमांड का मुख्यालय शिलांग में। नेक्स्ट है, राधा रेड्डी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो राधा रेड्डी का संबंध जो है वो कुचिपुड़ी से है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कुचिपुड़ी। राधा रेड्डी का संबंध है कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य से। और इस नृत्य शैली से कुछ संबंधित व्यक्ति निम्न है, जैसे कि यामिनी कृष्णमूर्ति, राजा रेड्डी और वेदांत सत्यनारायण, ये सब हैं इससे संबंधित। चलिए नेक्स्ट देखा जाए। नेक्स्ट है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लिए किस वर्ष अरुंधति राय को मान बुकर अवार्ड दिया गया? ठीक है, मैन बुकर अवार्ड दिया गया है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए। इसका उत्तर होगा इसमें से कोई नहीं। ठीक है, मान बुकर पुरस्कार की शुरुआत हुई थी कब? तो वो हुआ था 1969 में। ठीक है, और अरुंधति राय को ये पुरस्कार कब मिला था? तो उसको मिला था 1997 में। ठीक है, अरुंधति राय को इस पुस्तक के लिए 1987 में मान बुकर पुरस्कार दिया गया था। फिर नेक्स्ट है, पाखल वन्यजीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है तेलंगाना में। ऑप्शन नंबर सी, तेलंगाना में स्थित है। ठीक है, पाखल वन्यजीव अभयारण्य तेलंगाना में स्थित है और ये जंगली सुअर, भालू, तेंदुआ आदि के लिए प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट देखा जाए। नेक्स्ट है रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक का प्रथम प्रकाशन किस वर्ष किया गया था? ये किया गया था 1964 ईस्वी में। रेड डाटा बुक का प्रकाशन हुआ था 1964 में। ये पशु पक्षी के बारे में जानकारी देता है जो कि विलुप्त होने के कगार पर है। इसका पहला प्रकाशन हुआ था 1964 ईस्वी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखा जाए। नेक्स्ट है जैव विविधता में परिवर्तन होता है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है। ठीक है, परिवर्तन होता है, इसका सही उत्तर होगा भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है। जैव विविधता पृथ्वी पर कहा जाए तो समान रूप से वितरित नहीं है, और सर्वाधिक जैव विविधता जो है वो आपको उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पाया जाएगा। इसका कारण है कि यहाँ का जो गर्म जलवायु है और अधिक वर्षा है एवं पादप तथा प्राणियों का जो विकास तथा वृद्धि है उसके अनुकूलन यहाँ पर दशाएं जो है सिचुएशन स्थिति पाई जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखा जाए। नेक्स्ट है पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव की वृद्धि होती है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। ठीक है, जो कि आपको तापीय अवरक्त विकिरण की रेंज के अंतर्गत विकिरणों को अवशोषण और उत्सर्जन करती है। पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली जो प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है उसमें आपको जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखा जाए। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है और एक तरफ राज्य है। ठीक है, जो सही नहीं है वो है कंचनजंगा। ऑप्शन नंबर डी, कंचनजंगा जो हिमाचल प्रदेश दिया गया है, हिमाचल प्रदेश नहीं बल्कि यहाँ सिक्किम होगा। ठीक है, सिक्किम होगा। चलिए नेक्स्ट देखा जाए। नेक्स्ट है हृदय मांसपेशी को कहते हैं। तो हृदय मांसपेशी को कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी, मायोकार्डियम। ठीक है, हृदय मांसपेशियों की जो परत होती है परत को मायोकार्डियम कहा जाता है और ये मायोकार्डियम म्योसाइट से बनी होती है। मायोकार्डियम हृदय के सभी 4 कक्षों की दीवार में पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन तकनीक संबंधित है। ये संबंधित है शरीर का लचीलापन से। ऑप्शन नंबर सी, शरीर के लचीलापन से संबंधित है। ठीक है, आमतौर पर ये शरीर का लचीलापन बढ़ाने के लिए किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखा जाए। तो नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है? कौन है जो वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है? तो वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है वो है विटामिन बी। ऑप्शन नंबर बी, विटामिन बी। क्योंकि विटामिन ए, डी, ई, के जो है ये ए, डी, ई और के, ठीक है, इतना जो है ये वसा में घुलनशील है। पानी में घुलनशील विटामिन में आपको बी, पानी में जो घुलता है उसमें बी है। बी में आपको B1, B2, B3, B12 तक है। फिर आपको विटामिन सी है। ये सब पानी में घुलनशील है।
ठीक है, वसा में नहीं। फिर नेक्स्ट देखा जाए तो मानव शरीर की अस्थियां किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? तो ये किया जाता है परिमाण और आकार पर। ठीक है, परिमाण एवं आकार यानी ऑप्शन नंबर सी, परिमाण एवं आकार पर किया जाता है। मानव शरीर की हड्डियां परिमाण और आकार पर आधारित वर्गीकृत किया जाएगा। वयस्क मानव के शरीर में देखा जाए तो वयस्क मानव के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं, और वहीं शिशु में देखा जाए, बच्चे में देखा जाए तो बच्चे में आपको 275 से 300 के करीब होता है। ठीक है, 275 से 300 हड्डियां पाई जाती हैं बच्चे में। चलिए नेक्स्ट देखा जाए। नेक्स्ट है कौन सा ऊतक शरीर का संरक्षण का कार्य करता है? शरीर का संरक्षण का कार्य करता है एपिथेलियमी ऊतक, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जंतु के शरीर को ढकने, बाह्य रक्षा प्रदान करने वाला जो ऊतक है वो एपिथेलियम ऊतक है। ये ऊतक जो है शरीर के अंदर स्थित बहुत से अंगों को गुहिकाओं के ढके रहते हैं। ठीक है, गुहिकाओं से ढके रहते हैं, और त्वचा, मुंह, आहार नली, रक्तवाहिनी, वृक्क की नली, ये सब जो है एपिथेलियम ऊतक से बने होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखा जाए। हाँ, इसमें अगर देखा जाए संयोजी ऊतक के बारे में, तो संयोजी ऊतक जो है वो शरीर के सभी ऊतकों तथा अंगों को आपस में जोड़ने और अंगों तथा शरीरों को आकार प्रदान करने, उसे बनाए रखने में कार्य करता है संयोजी ऊतक। ठीक है, फिर आपको पेशीय ऊतक अगर देखें तो ये एक लंबी कोशिकाओं का बना होता है। ये हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, पौधों में किस हार्मोन के संचार के कारण वे प्रकाश की ओर झुक जाते हैं? ये झुकते हैं ऑक्सिन के कारण, ऑप्शन नंबर सी ऑक्सिन। पौधों में ऑक्सिन हार्मोन होता है, उसका संचार के कारण ही वो प्रकाश की ओर झुक जाते हैं। ऑक्सिन हार्मोन का खोज कब हुआ था? इसका खोज हुआ था 1880 में। ठीक है, डार्विन ने इसकी खोज की थी। डार्विन ने इसकी खोज की थी ऑक्सिन की। ठीक है, पौधों का पादप का ये हार्मोन है, और ये पौधों में वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है। ठीक है, और फिर आपको जिबरेलिन्स जो है, जिबरेलिन्स क्या करता है कि ये आपको, ये भी एक हार्मोन है। ठीक है, ये बौने पौधों को लंबा करता है। चलिए नेक्स्ट देखा जाए। नेक्स्ट है प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका से संबंध में कौन कथन सत्य है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें कोशिका विभाजन विखंडन अथवा मुकुलन द्वारा होता है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिका की कोशिका भित्ति जो है वो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से बना होता है। फिर प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक और केंद्रिका दोनों ही अनुपस्थित होते हैं। इसमें कोशिका विभाजन विखंडन अथवा मुकुलन यानी जिसे बडिंग कहते हैं, बडिंग या फिर असूत्री विभाजन द्वारा इसमें 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के? तो 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखा जाए। नेक्स्ट है टेरिडोफाइटा, पौधे का उदाहरण है। टेरिडोफाइटा फाइटा जो है वो पौधे का उदाहरण है। तो ये है ऑप्शन नंबर बी, मार्सिलिया एवं फर्न टाइप के पौधे का उदाहरण है। ठीक है, टेरिडोफाइटा वर्ग के जो पौधे हैं, वो पौधे शरीर, जड़, तना, पत्तियों में विभाजित होता है। इसमें आपको जल तथा खनिज लवण का संवहन हेतु संवहन ऊतक पाया जाता है, और फर्न और मार्सिलिया इस वर्ग के प्रमुख पौधे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखा जाए तो लाइपेज। लाइपेज नामक एंजाइम का स्रोत है। तो लाइपेज नामक एंजाइम का स्रोत जो है उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है शैवाल। शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे कहते हैं। तो शैवाल और कवक के मिलने से जो लाइकेन बनता है वो कहलाता है सहजीविता, ऑप्शन नंबर बी, सहजीविता यानी कि म्यूटलिज्म जिसे कहा जाए। तो ये दोनों प्रजाति लाभान्वित होती हैं, जैसे कि उदाहरण में कहा जाए लाइकेन, जहां कवक और शैवाल को सुरक्षा प्रदान करते हैं, वहीं शैवाल कवक को भोजन प्रदान करता है। ठीक है, कवक क्या करता है कि शैवाल को सुरक्षा प्रदान करता है, और शैवाल कवक को भोजन प्रदान करता है, सहजीविता। फिर आपको यहाँ अगर परिजीविता के बारे में देखा जाए तो एक प्रजाति को लाभ तो दूसरा प्रजाति को हानि होता है, जैसे कि अमरबेल, अमरबेल का पौधा का उगना। ठीक है, एक को लाभ तो एक को नुकसान। फिर आपको देखा जाए सहभोजिता, सहभोजिता में देखें
तो ये एक प्रजाति को लाभ तो दूसरा अप्रभावित होता है, मतलब ना लाभ होगा ना हानि होगा, ठीक है। जैसे कि रोमेरा फिश, रोमेरा फिश का शार्क की सतह पर सटे रहना। अब बहुत सारे शार्क मछली को देखे होंगे वीडियोस में कि इसमें एक रोमेरा फिश सटा रहता है, ठीक है। उससे फायदा होता है रोमेरा फिश को, लेकिन नुकसान नहीं होता है दूसरे को। चलिए नेक्स्ट देखा जाए। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा एक अलौह धात्विक खनिज है? तो यह है कोबाल्ट। ऑप्शन नंबर सी कोबाल्ट है। वे सभी खनिज जिनमें लोहा की मात्रा होता है उसे लौह धात्विक खनिज कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि मैग्नीज, निकल, टंगस्टन, क्रोमियम, ये सब लौह धात्विक खनिज है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखा जाए। नेक्स्ट नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन से विद्युत उत्पन्न करने के लिए साधारणतया प्रयोग किया जाने वाला तत्व, तो ये है यूरेनियम। ऑप्शन नंबर सी यूरेनियम है, ठीक है। नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन से विद्युत उत्पन्न करने हेतु उपयोग तत्व जो है, उपयोगी तत्व, परमाणु ईंधन कहा जाता है उसे। जैसे कि यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम, ये सब है। चलिए नेक्स्ट है। एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के दो परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हो कहलाता है, ठीक है। द्विबंध मतलब डबल बॉन्ड, ठीक है, डबल बॉन्ड द्वारा जुड़े हों, वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है एल्कीन। ऑप्शन नंबर बी। हाइड्रोकार्बन तथा हाइड्रोजन युक्त यौगिक होते हैं ये, ठीक है। और कार्बन जो है एकल आबंध युक्त संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो एल्केन है, एल्केन के बारे में कहा जाए तो इसमें जो कार्बन का जो बॉन्ड होता है वो होता है सी, सिंगल बॉन्ड सी के साथ, ठीक है। फिर वहीं आपको एल्कीन में जाइए तो यहाँ डबल बॉन्ड होता है सी के साथ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखा जाए। नेक्स्ट है सोना यानी गोल्ड। गोल्ड को घोला जा सकता है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एवं नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में घोला जा सकता है गोल्ड को। चलिए नेक्स्ट देखा जाए। नेक्स्ट है पीतल निम्न में से किसका मिश्रण है? तो पीतल जो है वो आपको तांबा और जस्ता का मिश्रण है, ठीक है। इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, तांबा और जस्ता। पीतल का निर्माण जब होता है तो कॉपर का जो मात्रा होता है तांबा का वो होता है आपको 70% और जस्ता का मात्रा होता है आपको 30%, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखा जाए। तो एक जेट्टा बराबर क्या होता है? एक जेट्टा बराबर, तो एक जेट्टा बराबर होता है 10 टू द पावर 21, ठीक है। एक जेट्टा बराबर 10 टू द पावर 21 होता है, ठीक है। चलिए इसमें अगर देखा जाए 10 टू द पावर -24 अगर कहा जाए तो इसको कहते हैं हम लोग योक्टो, ठीक है, योक्टो। एक योक्टो हो गया। फिर आपको 10 टू द पावर -21 देखा जाए तो ये हो गया जेप्टो। फिर 10 टू द पावर 24 अगर देखा जाए तो इसको कहते हैं योटा, ठीक है। और इसको कहते हैं हम लोग जेट्टा, एक जेट्टा। चलिए नेक्स्ट देखा जाए। नेक्स्ट है बैरोमीटर। बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक वृद्धि इंगित करती है। तो बैरोमीटर में जो अचानक वृद्धि होती है वो अत्यंत शुष्क मौसम को इंगित करती है। ऑप्शन नंबर सी शुष्क मौसम, ठीक है। देखिए बैरोमीटर में क्या है, इसका प्रभाव अगर देखा जाए तो आंधी या तूफान आने की संभावना, बारिश वर्षा होने की संभावना, दिन साफ होने की संभावना, अत्यंत शुष्क मौसम का संभावना, ये सब बताता है, ठीक है। जैसे कि अचानक गिरना, अगर सडन फॉल हो गया तो यहाँ पर आपको आंधी तूफान आने की संभावना हो जाएगा। या फिर धीरे धीरे गिर रहा है तो उस समय आपको बारिश वर्षा होने की संभावना होगा। धीरे धीरे उठेगा तो वहां दिन साफ होने की संभावना होगा। और अगर अचानक उठ जाता है, जिसमें इस केस में है कि अचानक वृद्धि हो गया, तो वहां पर आपको अत्यधिक या फिर अत्यंत शुष्क मौसम हो जाएगा, ठीक है। ये बैरोमीटर की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है निकट दृष्टि दोष किसके प्रयोग से उपचारित किया जा सकता है? तो ये उपचारित जो है वो अवतल लेंस के द्वारा किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी अवतल लेंस द्वारा निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष जिसे हम लोग कहते हैं मायोपिया,
ठीक है। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं और इसका प्रमुख कारण है कि लेंस की क्षमता बढ़ना, फोकस दूरी घटना और लेंस का गोलाई बढ़ जाना। ठीक है। इसमें वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनकर रेटिना के आगे बनता है। ठीक है, रेटिना पर नहीं बन रहा है बल्कि रेटिना के आगे बन रहा है। इसके निवारण के उपयोग के लिए फोकस दूरी के अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखा जाए। नेक्स्ट है इंद्रधनुष डैश के कारण होता है। तो इंद्रधनुष जो है किसके कारण होता है? तो ये परावर्तन और अपवर्तन के कारण होता है। इसलिए उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, परावर्तन और अपवर्तन। इंद्रधनुष का निर्माण होगा परावर्तन, अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। इंद्रधनुष दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होता है प्राथमिक इंद्रधनुष और एक होता है द्वितीयक इंद्रधनुष। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखा जाए। तो निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है, सॉरी नहीं है, कौन सही सुमेलित नहीं है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश के अपवर्तन का नियम आइंस्टाइन। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन का नियम जो है वो आइंस्टाइन ने नहीं बल्कि स्नेल ने दिया था। ठीक है, आइंस्टाइन ने नहीं बल्कि स्नेल ने दिया था। चलिए नेक्स्ट देखा जाए। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2023-24 में 7 प्राथमिकताएं अपनाई गई, जिसे क्या नाम दिया गया? उसका नाम दिया गया है सप्तर्षि। ऑप्शन नंबर सी, सप्तर्षि। केंद्रीय बजट 2023-24 में 7 प्राथमिकताएं के लिए निर्धारित की गई थी, जो कि अमृत काल के दौरान हमारा मार्गदर्शन करते हुए सप्तर्षि की भांति कार्य करती है। सप्तर्षि कौन 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 सा हो गया? तो समावेशी विकास, अंतिम व्यक्ति तक पहुंच, अवसंरचना एवं निवेश, सक्षमता को सामने लाना, हरित विकास, युवा शक्ति और वित्तीय क्षेत्र। ये 7 हैं सप्तर्षि। ठीक है, 7 प्राथमिकताएं। चलिए नेक्स्ट देखा जाए। तो केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार रोज राजकोषीय घाटा यानी जीडीपी, जीडीपी का कितना प्रतिशत अनुमान लगाया गया है? ये लगाया गया है 5.9%। ऑप्शन नंबर ए 5.9%। चलिए नेक्स्ट देखा जाए। नेक्स्ट आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान व्यापार में कितना बिलियन डॉलर आयात रहा? बिलियन नहीं बल्कि मिलियन होगा। कितना मिलियन डॉलर आयात रहा? सॉरी मिलियन, यहाँ बिलियन होगा, बिलियन नहीं बिलियन। कितना बिलियन रहा? तो ये बिलियन जो रहा बिलियन डॉलर में, ये रहा ऑप्शन नंबर बी, 551.7 बिलियन डॉलर। ठीक है, आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान व्यापार में कुल आयात जो था वो 551.7 बिलियन डॉलर का था और कुल निर्यात था 332.8 बिलियन डॉलर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखा जाए। नेक्स्ट है आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार सबसे ज्यादा एफडीआई किस क्षेत्र से आया? तो सबसे ज्यादा एफडीआई जो आया था वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की क्षेत्र से आया था। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार टॉप 3 एफडीआई जो अगर देखें हम लोग, तो पहला है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, दूसरा सेवा क्षेत्र और तीसरा व्यापार क्षेत्र। ठीक है, पहला कंप्यूटर हार्डवेयर, दूसरा सेवा क्षेत्र, तीसरा व्यापार क्षेत्र। ठीक है, टॉप 3। चलिए नेक्स्ट देखा जाए। तो जाति आधारित गणना 2022 के अनुसार बिहार में किस जाति की संख्या सर्वाधिक है? तो यादव जाति की संख्या सर्वाधिक है। ये जातिगत जनगणना जो हुआ था, जातिगत गणना बिहार का, उसके अनुसार कहा जाए तो यादव का सर्वाधिक है। इसमें आबादी यादव की जो है वो लगभग आपको 14.26% है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखा जाए। तो नेक्स्ट है दिसंबर 2022 में भारत के चेन्नई तट पर आए मैंडूस मैंडूस तूफान का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया? तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी, यूएई के द्वारा किया गया। ठीक है, यूएई के द्वारा किया गया है मैंडूस का नामकरण, चक्रवात है। ठीक है, ये प्रभावी क्षेत्र कहाँ था? तो ये चेन्नई तट इसका था प्रभावी क्षेत्र। चलिए नेक्स्ट देखा जाए। नेक्स्ट है G20 के शेरपा की पहली बैठक दिसंबर 2022 में कहाँ हुआ? तो ये हुआ है उदयपुर में। ऑप्शन नंबर ए उदयपुर। G20 की शेरपा की पहली बैठक दिसंबर 2022 में उदयपुर राजस्थान में हुआ था।
ठीक है। जबकि श्रम और रोजगार कार्य समूह की पहली बैठक जनवरी 2023 में जोधपुर राजस्थान में तथा स्वास्थ्य कार्य की जो पहली बैठक हुई थी जनवरी 2023 में तिरुवनंतपुरम केरल में हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखा जाए। नेक्स्ट है कोवोवैक्स। कोवोवैक्स नामक वैक्सीन का निर्माता कंपनी कौन है? तो कोवोवैक्स का निर्माता कंपनी है ऑप्शन नंबर बी, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, ठीक है, कोवोवैक्स। चलिए नेक्स्ट देखा जाए। नेक्स्ट है वन वेब इंडिया 2 उपग्रह का किस प्रक्षेपण यान द्वारा कक्षा में स्थापित किया गया? तो ये किया गया है LVM-3 के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए LVM-3 ठीक है, प्रक्षेपण यान कक्षा में स्थापित किया गया इसके द्वारा, और इस मिशन के तहत 36 उपग्रहों को उनकी कक्षाओं में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसके द्वारा ऑपरेशन सद्भावना की शुरुआत किया गया? ऑपरेशन सद्भावना का शुरुआत किया गया है, इसका सही उत्तर होगा भारतीय सेना के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए भारतीय सेना। इसका उद्देश्य था जम्मू कश्मीर में ग्रामीण क्षेत्रों और एलओसी के आसपास के क्षेत्रों में लोगों की मदद करना। चलिए नेक्स्ट देखा जाए। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन आवरण यानी क्षेत्रफल वाला राज्य, तो यह है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश है। सर्वाधिक क्षेत्रफल मतलब वन का सर्वाधिक क्षेत्रफल है मध्य प्रदेश का पहला स्थान, फिर दूसरा स्थान पे आएगा आपको अरुणाचल प्रदेश और तीसरे स्थान पे आएगा आपको छत्तीसगढ़। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखा जाए। नेक्स्ट है रंगना रंगनाथितु रंगनाथितु पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो रंगनाथितु पक्षी अभयारण्य जो है वो आपको कर्नाटका में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी कर्नाटका सही होगा। ठीक है, जिसे अगस्त 2022 में रामसर स्थल में भी शामिल किया गया है इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखा जाए। नेक्स्ट है मैंग्रोव की प्रजातियों के लिए एक जीन बैंक यानी नर्सरी खोलने की घोषणा किस राज्य सरकार द्वारा की गई? तो ये किया गया है उड़ीसा के राज्य सरकार द्वारा, घोषणा किया गया है मैंग्रोव प्रजातियों के लिए एक जीन नर्सरी बैंक खोलने का घोषणा किया गया है। इसका उद्देश्य है मैंग्रोव वनों का संरक्षण करना। चलिए नेक्स्ट देखा जाए। नेक्स्ट है अनुसंधान प्रौद्योगिकी और नवाचार सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भारत ने किस देश के साथ किया? तो ये किया है मैक्सिको के साथ, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी मैक्सिको। अनुसंधान प्रौद्योगिकी और नवाचार सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर मार्च 2023 में भारत ने मैक्सिको के साथ किया है। चलिए नेक्स्ट देखा जाए। नेक्स्ट है वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के अध्यक्ष हैं डॉक्टर सुमन के बेरी। ठीक है, वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर सुमन के बेरी। जबकि नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो सीईओ है BVR सुब्रमण्यम, सीईओ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखा जाए। नेक्स्ट है शरद यादव जिनकी मृत्यु 12 जनवरी 2023 को हुई, इनके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका उत्तर होगा इनमें से सभी। वे 7 बार लोकसभा के सदस्य रहे हैं, वे 3 बार राज्यसभा के सदस्य रहे हैं, वे जनता दल यूनाइटेड के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखा जाए। तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान है, तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में जो भारत का स्थान है वो है A4, चौथा स्थान है। ठीक है, और सबसे अंतिम स्थान पर जो देश है भूटान है। ठीक है, 145वें स्थान पर है भूटान। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य से संबंधित गमोछा यानी जिसे गमछा कहा जाए उसको GI टैग दिया गया? तो ये दिया गया है ऑप्शन नंबर डी असम का। ठीक है, दिसंबर 2022 में गमोछा यानी गमछा को GI टैग दिया गया है असम का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखा जाए। नेक्स्ट है फोर्ब्स द्वारा दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कितने भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया? तो यहाँ किया गया है कुछ 6 महिलाओं को शामिल किया गया है, जिसमें आपको देखा जाए तो निर्मला सीतारमन है 36वें स्थान पे, फिर रोशनी नादर मल्होत्रा है 53वें स्थान पे, माधवी पुरी बुच है 94वें स्थान पे 54th पोजीशन पे, फिर शोभा मंडल है आपको 67th पे, किरण मजूमदार 100 है 72 पे,
और फाल्गुनी नायर है 89th पे, ठीक है। और इस सूची में अगर जो पहला स्थान पाए हैं तो वो है उर्सुला वॉन डेर लेयन, जो कि यूरोपीय यूनियन के अध्यक्ष हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखा जाए तो वर्ष 2023 में कुल कितने लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये 106 लोगों को पूरे पद्म पुरस्कार जो है कुल 106 लोगों को दिया गया था, ठीक है। जिसमें आपको पद्म विभूषण जो है वो 6 लोगों को दिया गया है, ठीक है। पद्म भूषण आपको 9 लोगों को दिया गया है और पद्मश्री आपको 91 लोगों को दिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखा जाए। नेक्स्ट है 64वां रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सभी को किया गया है, ठीक है। 64वां रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को कुल 4 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया था। इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है रेमन मैग्सेसे को, ठीक है। सोथियर छिम जो है वो कंबोडिया से हैं और इनको मनोचिकित्सक हैं, ठीक है। फिर आपको बर्नाडेट जे मैड्रिड जो है वो आपको फिलीपींस से हैं, बाल रोग विशेषज्ञ हैं। फिर तदाशी हटोरी जो है वो जापान से है, नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं। और साथ में एक और है गैरी बेंचेघीब जो कि इंडोनेशिया से हैं और वो पर्यावरणविद हैं, ठीक है। इन सभी को दिया गया है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना। मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना का संबंध किस राज्य से है? तो इसका संबंध जो है, इसका सही उत्तर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश से है, ठीक है। मध्य प्रदेश से संबंध है मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना का संबंध है मध्य प्रदेश से। और इस योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी परिवार को आवास निर्माण के लिए लगभग 600 वर्ग फीट, ठीक है, 600 वर्ग फीट का भूखंड दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है परीक्षा संगम पोर्टल निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया गया? तो परीक्षा संगम पोर्टल जो है वो सीबीएसई के द्वारा जारी किया गया है, ठीक है। पोर्टल एक जारी किया गया है, उसका उद्देश्य है इस पोर्टल की मदद से 10वीं और 12वीं की जो बोर्ड परीक्षाओं से संबंधित सभी जानकारी, जैसे कि पंजीकरण, क्षेत्रीय कार्यालय के साथ संचार सुविधा, परीक्षा सामग्री और सभी प्रकार के रिजल्ट आदि जानकारी छात्र एक ही जगह प्राप्त कर सकेंगे। चलिए नेक्स्ट है द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी के पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, मेघनाथ देसाई, ठीक है। मेघनाथ देसाई हैं लेखक। चलिए नेक्स्ट देखा जाए। नेक्स्ट है भारत सरकार द्वारा पहला ठोस अपशिष्ट से हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? ठोस अपशिष्ट से जो हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित किया गया वो पुणे में किया गया, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 8 घटाने पर शेष बची संख्या 16, 18, 20, 24 से में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो। तो पहले हम लोग इसका एलसीएम लेंगे, ठीक है। जब एलसीएम लेंगे और उसमें 8 ऐड करेंगे, ठीक है, तो आएगा आपको 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। और जब हम इसको 8 ऐड करेंगे फिर यहाँ पर टोटल आ जाएगा आपको 720 प्लस 8 यानी कि 728, ठीक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट देखा जाए। नेक्स्ट है कि दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 55% मत मिला और यदि कुल मत इतना हो तो 15% मत अवैध घोषित कर दिए गए हों तो दूसरी उम्मीदवार को कितने मत मिले? ठीक है, देखिए पहले तो अवैध मत कितना था? अवैध मत है आपको 15%, यानी इसका आपको पहले 15% निकालना है। इसका 15% जब हम लोग निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपको 2280। 2280 मत जो है अवैध हो गया। तो वैध मत कितना हुआ? तो वैध मत के लिए हमको 15,200 में से ये घटाना होगा। तो वैध मत कितना आएगा? वैध मत आ जाएगा आपको 12920, ये आ गया 12,920। 12,920 में आपको पहले को कितना मिल गया? 55% मिला, ठीक है। तो रेस्ट कितना बचा? तो इसका 45% निकाल देंगे। 45% जब इसका निकालेंगे हम लोग तो यहाँ आ जाएगा आपको 5814, ठीक है। 55% वैध मत से मिले तो इसको मिला 45%, तो इसका सही उत्तर होगा 5814, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट देखें।
नेक्स्ट है दिए गए विकल्पों में से नेक्स्ट है कि दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो इसका जो उत्तर होगा, तो देखिए पहला है 4, यानी इसको 4 को क्या किया गया है, 4 को तोड़ा गया है 1 क्यूब, ठीक है, 1 क्यूब प्लस 3, ठीक है। फिर 11 को आपको किया गया है 2 क्यूब प्लस 3, 4 क्यूब प्लस 3, ठीक है। यहाँ तक आ गया 4 क्यूब प्लस 3, ये हो जाएगा 5 क्यूब प्लस 3, और ये हो जाएगा 6 क्यूब प्लस 3, ठीक है। यानी कि 219 यहाँ से नेक्स्ट आएगा, और उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 219। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उस संख्या का चयन करें जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो इसका सही उत्तर देखा जाए तो देखिए पहले 30 प्लस 56 करेंगे हम लोग, 30 प्लस 56 बाई 2, तो यहाँ आएगा आपको 86 बाई 2 माइनस 1, यहाँ आ जाएगा आपको 42, ठीक है। तो उसी तरह से इसको भी किया जाएगा, तो 20 प्लस 42 बाई 2, यहाँ हो जाएगा आपको 262 बाई 2, यानी कि माइनस 1, यानी कि 31 माइनस 30, आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखा जाए। एक समबाहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण 40 डिग्री है, तो इस समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी होगी, ठीक है। तो प्रत्येक बाह्य कोण जो है वो 40 डिग्री का है, ठीक है। प्रत्येक बाह्य कोण जो है वो आपको 40 डिग्री का है, ठीक है। और सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है, तो वो होता है 360 डिग्री। तो 360 डिग्री बटा 40 करेंगे, 360 डिग्री बटा 40, तो 9, यानी सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 9। तो चलिए ये वीडियो यहीं तक था। आई होप आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ये सेट नंबर 4 था, ठीक है। अब हम लोग सेट नंबर 5 को कवर करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जाम वर्ल्ड।